प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक, उस पुस्तक में से आपके प्रश्न पत्र में 10 अंक के जो प्रश्न है वो आने वाले हैं और वो 10 अंक किस प्रकार से समायोजित हैं उसमें दिया गया है। पहला चैप्टर दिया हुआ है पत्रकारिता के विभिन्न रूप और लेखन की प्रक्रिया। ये जो है 4 अंक को लेकर के है। इसके अलावा विशेष लेखन दिया हुआ है, स्वरूप और प्रकार दिए हुए हैं, 3 नंबर का ये है, तो 4 और 3 7 हुए। इसके अलावा कविता, कहानी और नाटक, इसकी रचना को लेकर के 3 अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ 4 + 3 + 3 यानी कि 10 अंक इस प्रकार से समायोजित हैं आपके इस पाठ्यक्रम में इस प्रकरण के तहत। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो पत्रकारीय लेखन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को लेकर के। अब इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से यहाँ हम पहला पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत प्रिंट मीडिया, और उससे संबंधित जितने भी यहाँ तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर इनसे संबंधित प्रश्नों का निर्माण होना है और प्रश्नों में आने वाली जो सामग्री है वो इन्हीं स्थितियों में समाहित होगी। और इस प्रकार से इससे संबंधित यानी कि पत्रकारीय लेखन से संबंधित जो प्रमुख तथ्य यहाँ पर लिखे गए हैं वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हैं अधिकांश, और प्रिंट मीडिया से संबंधित जो तथ्य हैं वो 2 वीडियोज में हम लेकर के आने वाले हैं और उन दोनों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और मेरा विश्वास है कि इस प्रकार से आप इन तथ्यों का गहन अध्ययन करेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपका किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं पत्रकारीय लेखन संबंधी प्रमुख तथ्य। पहला इसमें आता है जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं और ये भाग 1 के नाम से है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम को विद्यार्थियों कहते हैं अंग्रेजी में प्रिंट मीडिया। प्रिंट यानी छपाई, मीडिया यानी माध्यम, यानी कि जो छपने का माध्यम है, जो माध्यम छपाई के माध्यम से प्रस्तुत होता है, छपाई के जरिए यहाँ पर हमारे तक पहुंचता है, उसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया का जो हिंदी वर्जन होता है वो होता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम को प्रिंट मीडिया कहते हैं। कहीं भी प्रश्न में आपको मुद्रित माध्यम नहीं मिलता है और प्रिंट मीडिया मिलता है तो आप इसको एक ही समझें, मुद्रित माध्यम को कहते हैं प्रिंट मीडिया। यहाँ इस प्रिंट मीडिया के बारे में जो सामान्य कथन है वो इस प्रकार से है कि ये सबसे पुराना आधुनिक माध्यम है। यानी कि आधुनिक कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपको 2 चीजें हैं, सबसे पुराना भी कह रहे हैं और आधुनिक माध्यम भी कह रहे हैं। तो इसमें स्थिति ये उत्पन्न होती है कि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और आधुनिक समय में भी ये सक्रिय है। तो यहाँ ये सबसे पुराना आधुनिक माध्यम कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि सबसे पुराना आधुनिक जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, तो आप बताएंगे प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम। अगला देखते हैं जो मुद्रण है, प्रिंटिंग की जो शुरुआत है, मुद्रण कहते हैं प्रिंटिंग को। प्रिंटिंग की जो शुरुआत है वो किस देश में हुई थी, तो इसका उत्तर मिलेगा चीन में, यानी कि चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी, मुद्रण की शुरुआत हुई थी। देखते हैं एक ऐसा प्रश्न भी आता है कई बार कि प्रथम छापा खाना यानी कि फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस है, छापा खाना जो है वो कहाँ विकसित हुआ, कहाँ उसकी शुरुआत हुई। तो इसमें देखने में आता है एक नाम गुटेनबर्ग, ये स्थान है गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग स्थान जो है वो जर्मनी में आता है। तो यहाँ प्रथम छापा खाना विश्व में खोला गया था गुटेनबर्ग जर्मनी में। भारत की जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो भारत का जो प्रथम छापा खाना है वो 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया था। भारत का प्रथम छापा खाना गोवा 1556 में खोला गया था। यहां जब हम प्रिंट मीडिया की जब बात करते हैं तो आपको इस प्रकार से जानकारी होनी चाहिए कि प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं, किस प्रकार से हम प्रिंट मीडिया को समझते हैं। तो एक तो होता है विद्यार्थियों हमारा समाचार पत्र यानी कि अखबार, और एक होती है पत्रिका। तो अखबार या पत्रिका जो कागज पर छपता है और जिस पर शब्द या अक्षर अंकित होते हैं, प्रिंट होते हैं, वो प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस अखबार की या पत्रिकाओं की जो विशेषताएं हैं, अर्थात
प्रिंट मीडिया की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से, मुद्रित माध्यम की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से आती हैं। कई बार आपसे ऐसी डायरेक्ट एक छोटा सा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीजों को समाहित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र यानी कि अखबार और पत्रिकाएं समाहित की जाती हैं। यहाँ प्रिंट मीडिया की जो विशेषताएं हैं, इसके जो गुण हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि छपे हुए जो शब्द होते हैं उनमें स्थायित्व होता है, यानी कि वो शब्द कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी पुस्तकों को जिनको छपे हुए 100 वर्ष हो गए हैं लेकिन वो आज भी स्थायी रूप से हैं। तो यहाँ छपे हुए शब्दों में क्या होता है, स्थायित्व होता है। तो ये इस प्रिंट मीडिया की विशेषता के रूप में आता है। दूसरी विशेषता आती है लिखित भाषा का विस्तार। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं शब्दों के माध्यम से, उसको प्रिंट के माध्यम से, तो उस भाषा का हम विस्तार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये विशेषता हुई उस मुद्रित माध्यम की यानी कि प्रिंट मीडिया की। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता होती है वो ये होती है कि चिंतन, विचार और विश्लेषण का ये माध्यम है। हम जो मानव स्वभाव है वो चिंतन करता है, विचार करता है, अपना जो विश्लेषण करता है किसी तथ्य का, तो वो विश्लेषण का जो माध्यम है वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो कर सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो लिखने का सहारा लेता है। तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया की जो विशेषताएं हैं वो चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है। प्रमुख विशेषता है ये स्थायी होते हैं, छपे हुए जो वर्ण होते हैं वो स्थायी होते हैं, लिखित भाषा का इसमें विस्तार होता है, चिंतन, विचार और विश्लेषण का ये माध्यम हुआ करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यम। कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ मुद्रित माध्यम सबसे पहले है। मुद्रित माध्यम नहीं लिखते तो हम लिख देते समाचार पत्र यानी कि अखबार और पत्रिकाएं, ये मुद्रित माध्यम में आते हैं। तो एक तो होता है मुद्रित माध्यम, एक रेडियो जो श्रव्य माध्यम है, एक टीवी है, श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी है, और इंटरनेट। ये चार आपको प्रमुख जनसंचार के माध्यम आते हैं, मुद्रित माध्यम, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। आगे देखते हैं, पहले हमने विशेषताएं पढ़ी थी मुद्रित माध्यम की यानी कि प्रिंट मीडिया की। अब इसकी जो सीमाएं हैं अर्थात इसकी जो कमियां हैं कि इसमें क्या क्या कमियां होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी जो कमी है विद्यार्थियों वो यह है कि निरक्षरों हेतु यह उपयोगी है। जैसा कि कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो वही स्थिति है प्रिंट मीडिया के माध्यम से। जो कुछ भी पुस्तकों के रूप में अखबार में जो छपा रहता है, यदि निरक्षर व्यक्ति है कोई सामने वाला तो वो पढ़ नहीं सकता, उसके वो किसी काम की चीज नहीं है। तो यहाँ निरक्षरों हेतु ये प्रिंट मीडिया जो है, मुद्रित माध्यम है जो है यानी कि अखबार या पत्रिकाएं हैं, वो कैसे होती हैं, अनुपयोगी सिद्ध होती हैं। दूसरी है कि घटनाओं को अन्य माध्यमों की तरह शीघ्रता से नहीं बता सकते हैं। यहां जैसे कोई घटना है अचानक से घटित हुई है, अब अखबार छपने की एक डेडलाइन होती है, निश्चित समय सीमा होती है कि रात 12 बजे तक के समाचार उसमें आएंगे। कोई घटना 2 बजे घटित हुई है तो उसके समाचार वो अगले दिन आएंगे। तो और माध्यमों में होता ऐसे है कि वो घटनाओं को शीघ्रता से बता पाते हैं, जैसे टेलीविजन है, इंटरनेट है, इन पर जानकारी तुरंत साझा हो जाती है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से घटनाओं को अन्य माध्यमों की तरह शीघ्रता से नहीं बताया जा सकता। तो पहली हुई इसकी सीमा या कमी, निरक्षरों हेतु अनुपयोगी है और घटनाओं को अन्य माध्यमों की तरह शीघ्रता से इसमें नहीं बताया जा सकता है। यहां विद्यार्थियों को प्रश्न आता है कि अखबार, टीवी और रेडियो, तीन चीजों को देखते हैं। अखबार है, टेलीविजन है और रेडियो है, इनकी समान विशेषता क्या है। तो आपको समान विशेषता लिखनी है इसमें। एक रेखीय माध्यम, वन लाइनर जो मीडिया है, एक रेखीय माध्यम है और उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम बहुत सी चर्चाएं करेंगे, आगे भी इसमें लिखा हुआ है। तो अखबार की, टीवी की और रेडियो की, तीनों की समान रूप से जो विशेषता है वो ये होती है कि यह एक रेखीय माध्यम है और उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत ही आते हैं। तो आगे देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या है। आप समाचार का प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जब देखते हैं तो बार बार एक प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली एक समाचार लेखन का एक तरीका है, एक शैली है जिसमें देखा होगा आपने, मिस्र के जो पिरामिड आपने देखे होंगे इस प्रकार से होते हैं। अब इसको उल्टा कर दें हम तो इसमें स्थिति क्या होगी
कि ये भाग ऊपर वाला चौड़ा है, अब भाग ये हिस्सा है जो घटता जाता है। इसका मतलब किसी भी समाचार पत्र में या प्रिंट मीडिया में जो मुख्य समाचार होते हैं जिनका महत्व ज्यादा है वो सबसे पहले छपते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जब इनका महत्व कम होता है, कम महत्व वाले समाचार हैं वो धीरे धीरे बाद में छपते लगते हैं। अर्थात समाचारों का ये विपरीत क्रम में और अवरोही क्रम में इस प्रकार से प्रदर्शन होता है कि सबसे प्रमुख समाचार है वो सबसे पहले छपेगा और कम महत्व के समाचार धीरे धीरे बाद में छपने लगेंगे। तो ये स्थिति होती है विद्यार्थियों उल्टा पिरामिड शैली। पिरामिड को उल्टा कर दिया जाए, ये स्थिति बन जाती है। ये स्थिति बनने पर ऊपर का भाग बड़ा होता है, चौड़ा होता है, इसलिए प्रमुख समाचार पहले, उससे कम महत्व वाले उससे नीचे, धीरे धीरे इस प्रकार से स्थिति बनती है। तो इसके विद्यार्थियों उल्टा पिरामिड शैली जो होती है उसके भागों के बारे में पूछा जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली के भाग कितने हैं। आपको बताने विद्यार्थियों को उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है विद्यार्थियों वो होता है इंट्रो। इंट्रो को हिंदी में कहते हैं विद्यार्थियों मुखड़ा। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। तो आपको उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग याद रखने हैं, इंट्रो यानी कि मुखड़ा, दूसरा है बॉडी और तीसरा है समापन। मुखड़ा है ये मुख्य भाग होता है किसी भी समाचार का, बॉडी होता है उसका विस्तार होता है किसी समाचार का, और ये समापन जो है वो उस समाचार की निष्कर्ष एक तरह से अंतिम अवस्था होती है। यहां भी देखने को मिलता है कि समाचार लेखन की प्रयुक्त शैली, यानी कि समाचार लेखन में कौन सी शैली प्रयुक्त की जाती है, बार बार ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर होता है उल्टा पिरामिड शैली। इसमें कौन सी शैली प्रयुक्त की जाती है, उल्टा पिरामिड शैली इसमें प्रयुक्त की जाती है। यहां विद्यार्थियों कई बार पूछ लिया जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ। तो आपको बताना है इसमें कि शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी के मध्य में उल्टा पिरामिड शैली लेखन की शुरुआत हुई थी, और इसका जो विकास हुआ था वो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, उसके दौरान इस शैली का क्या हुआ, विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ इस शैली का, और अमेरिकी जो गृह युद्ध है उसके दौरान इसका विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली जो कि बता दी गई है आपको, आप तक वो जानकारी साझा कर दी गई है कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है। तो इसमें पहले मुख्य समाचार, कम महत्व वाले जो समाचार है वो घटते क्रम में आते हैं। एक प्रश्न आता है विद्यार्थियों कि कौन सी शैली सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है, यानी कि ये जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली ये सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है। कौन से सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए समाचार लेखन में, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग है वो समाचार लेखन में किया जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों कुछ इसमें अखबारों से संबंधित, चाहे वो इंटरनेट पर उपलब्ध अखबार हो या विश्व में अपनी स्थिति को अच्छी व्यक्त करने वाले अखबार हों, जिनसे हमें जानकारी मिलती रहती है, तो ऐसे अखबारों के बारे में भी है। एक है इसमें विद्यार्थियों प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी का याद रखना है, उसके बारे में यह है कि ये प्रिंट नहीं होता है, केवल इंटरनेट पर उपलब्ध अखबार है। प्रश्न आता है ऐसा कौन सा अखबार है जो प्रिंट नहीं होता, छपता नहीं है, अर्थात वो मुद्रित नहीं होता, लेकिन वो कहां मिलता है, इंटरनेट पर वो मिलता है, अर्थात केवल इंटरनेट पर मिलता है, छपता नहीं है। ऐसा अखबार कौन सा है, तो वो है प्रभा साक्षी अखबार। आगे विद्यार्थियों आता है कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता यानी कि बिल्कुल शुद्ध तरीके से जो पत्रकारिता होती है उसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो एक वेबसाइट है, साइट का नाम है तहलका.com। ये तहलका.com वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय इसे दिया जाता है। अब यहां कई बार आता है कि हिंदी जो पत्रकारिता है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो इसमें आता है डायनामिक फॉन्ट। उसके जो फॉन्ट हैं, जिस प्रकार से हम कीबोर्ड के द्वारा हम देखते हैं कई बार कि अंग्रेजी के शब्दों को हम किसी भी पेज को हम बहुत जल्दी उसको क्या कर देते हैं, टाइपिंग कर देते हैं, लेकिन जो हिंदी में लिखने पर जो स्पीड है वो घट जाती है।
तो यहाँ पूरे विश्व में वो हिंदी की जो पत्रकारिता है वो ज्यादा अपनी अच्छी स्थिति में क्यों नहीं आ पा रही, तो उसकी समस्या है कि डाई नामक जो फॉन्ट हैं उनकी समस्या रहती है। एक प्रश्न आता है इसमें कि सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइट्स कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखनी है वेब पत्रकारिता करने वाली जो साइट है, एक तो है रीडिफ, एक है .com यानी कि rediff.com एक ही है, दूसरा है इंडियाई फुलाइन और तीसरी है सीपी। ये सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइट्स हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं rediff.com, इंडियाई फुलाइन और सीपी। विद्यार्थियों इनके अलावा इसी वीडियो के अंतर्गत कुछ और भी प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। हालांकि यह एक अकेला वीडियो इस प्रकार के प्रश्नों को समाहित करके आ रहा है और इसके अलावा ये चैप्टर यही समाप्त नहीं होता है। दूसरा जो वीडियो आएगा उसके अंतर्गत इसमें से जो रह रहे हैं उनको हम प्रश्नों को समाहित करेंगे तथ्यों के माध्यम से। आगे देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम है ऑनलाइन पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहते हैं? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता, लगभग समान शब्द हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता और साइबर पत्रकारिता। अगला आता है विद्यार्थियों कई बार कि विश्व में पत्रकारिता की कौन सा दौर चल रहा है। तो विश्व में पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है क्योंकि ये बहुत पहले चालू हो गया था। पहला दौर था 1982 से 92, दूसरा दौर 1993 से 2001 और 2002 के बाद में ये तीसरा दौर विश्व स्तर पर चल रहा है। यहाँ भारत की जब बात आती है तो भारत में पत्रकारिता के दौर तो विश्व में तीसरा है लेकिन भारत में दूसरा है। पहला दौर था 1893 से 2002, 2003 से अब तक का ये दूसरा दौर चल रहा है। आगे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। ककार का मतलब क अक्षर से शुरू होने वाले प्रश्न, एक तरह से ककार। तो समाचार लेखन के 6 ककार माने गए हैं जिनका भी विभाजन किया गया कि 4 अलग प्रकार के हैं, 2 अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ 4 जो प्रथम होते हैं वो सूचनात्मक ककार होते हैं, जैसे कब, जैसे कोई घटना घटित हुई उसके बारे में कब हुई, ये प्रश्न का केवल सूचना या तथ्य प्रदान करने का काम करते। कब, कौन कौन, कहां, क्या, ये 4 सूचनाएं प्रदान करते हैं। कब, कौन, कहां, क्या, सबके प्रारंभ में क्या है? कै है। तो ये ककार हुए 4 ककार। उसके अलावा जो 2 ककार होते हैं कैसे, ये विवरण देने वाले, कैसे हुई उसका विवरण देना पड़ेगा, क्यों हुई। तो ये 2 हैं वो विवरण देने वाले हैं, विश्लेषण प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ककारों की संख्या हुई 6। 4 तो सूचनात्मक होते हैं और 2 होते हैं विवरणात्मक यानी कि विश्लेषणात्मक। 6 किस प्रकार से हुए? कब, कौन, कहां, क्या, ये तो है सूचनात्मक, और कैसे और क्यों ये होते हैं विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक। आगे देखते हैं पत्रकारिता में, अखबार की स्थिति में, मुद्रण में कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। कई बार ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड की एग्जाम में। तो यहाँ पत्रकारों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों पूर्णकालिक पत्रकार, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि पूर्णकालिक यानी कि ये पूरे समय के लिए, अर्थात उन्हें एक निश्चित यानी कि नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, ये संवाददाता वगैरह होते हैं जिनको नियमित रूप से वेतन मिलता है, ऐसे कर्मचारी नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। एक दूसरा प्रकार होता है अंशकालिक। अंशकालिक का मतलब निश्चित मानदेय पर काम करने वाले, उनको एक फिक्स कुछ चीज लिखने के लिए एक फिक्स एरिया दे दिया जाता है और उनको निश्चित मानदेय दे दिया जाता है कि इतना आपको लिखना है और इतना आपको आज मानदेय दिया जाएगा। तो पूर्णकालिक तो हुआ नियमित वेतन भोगी जो होते हैं, रेगुलर जिनकी पेमेंट आती है। और दूसरा होता है अंशकालिक, निश्चित मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी। एक तीसरा होता है फ्रीलांसर, नाम से स्पष्ट है फ्रीलांसर यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं वो अलग अलग अखबारों में काम करते हैं और अलग अलग अखबारों से उन्हें अलग अलग प्रकार से भुगतान भी प्राप्त होता है। तो पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। विद्यार्थियों आगे 2-3 चीजें और हैं। रीडिफ क्या है? तो रीडिफ का पहले ही पढ़ा था, भारत की प्रथम साइट है जिसने इंटरनेट पत्रकारिता को गंभीरता से लिया है, तो यह है रीडिफ।
भारत की प्रथम साइट जिसने इंटरनेट पत्रकारिता को गंभीरता से लिया है। एक अंतिम इसमें यह है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है, सबसे अच्छी जो साइट है हिंदी की वो कौन सी है, तो इसमें आता है बीबीसी। बीबीसी क्यों है? क्योंकि इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार यह वर्तमान में चल रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पहला भाग प्रिंट मीडिया का, मुद्रित माध्यम का। एक अगला भाग जब दूसरा हम लेकर के आएंगे तब जाकर के आपका ये प्रिंट मीडिया का जो स्थिति है वो पूरी तरह स्पष्ट होगी, और मेरा विश्वास है कि आप उस समय इन दोनों वीडियोस को देख करके और किसी प्रकार के प्रश्न को आप गलत नहीं कर पाएंगे। आप हिंदी परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, बार बार वीडियोस को देखते रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।